अध्याय 1। चांदनी 2, 3, 4। मैंने अपने कोट की जेबों में हाथ डाला, लिफ्ट के साइन पर उछलते नंबर को घूरता रहा और अनजाने में गिनती गिनने लगा। एक अस्पष्ट चिंता के कारण मेरे हाथ अचानक पसीने से भीग गए। पुरानी लिफ्ट चरमराने की आवाज करती हुई धीरे धीरे हर मंजिल पर रेंग रही थी। लिफ्ट के नंबर बॉक्स में केवल 10 नंबर है, जो लाल बत्ती का संकेत देता है। यह वह मंजिल है जिस पर मैं जा रहा हूँ, और यह लिफ्ट में किसी अन्य व्यक्ति का गंतव्य भी है। मुझे लगता है कि यह वह व्यक्ति है जिस पर वह व्यक्ति है। विपरीत पक्ष ने तनावपूर्ण और खतरनाक माहौल दिखाया। उस व्यक्ति ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कपड़े स्पष्ट रूप से उस पर फिट नहीं हो रहे थे, जैसे कि वे अभी अभी कहीं से उधार लिए गए हों। जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों को इतना कातिलाना बताया जा सकता था कि उसने मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर दिया। जब मैंने चुपके से उसकी ओर देखा, तो ऐसा लगा कि उसके पास छठी इंद्रिय है और वह मेरी ओर मुड़ गया। उसकी भूरी आंखें इतनी ठंडी थी कि मुझे अपनी सांसें रोकनी पड़ी। मैंने घबराकर उसकी आंखों से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया। मुझे बस लिफ्ट चाहिए थी। जल्दी रुकें। यह 12 मंजिला व्यावसायिक इमारत ओडेसा शहर के 7 किलोमीटर बाजार के बगल में स्थित है। अरब, रोमानियन और पोल्स के अलावा 70% बाजार चीनी व्यापारियों का है। मेरे सामने जो अजीब आदमी था, उसके चेहरे की विशेषताओं और कपड़ों से पता चलता है कि वह स्पष्ट रूप से चीनी था। इस समय लिफ्ट पर साइन 7वीं मंजिल पर चमक रहा था। यह दर्शाता है कि लिफ्ट के दरवाजे पर भी कोई इंतजार कर रहा था। जैसे ही मशीन खुली, मैंने देखा कि काले पुरुषों के चमड़े के जूते की एक जोड़ी मेरे बगल में चल रही थी। उसने काउहाइड विंडब्रेकर जैकेट और सीधी ग्रे पैंट पहनी हुई थी। तंग जगह में किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति ने मेरी असुरक्षा को थोड़ा कम कर दिया। मैंने अपना सिर नहीं उठाया, बस राहत की लंबी सांस ली। अपनी आंख के कोने से मैंने देखा कि जो आदमी अभी अभी अंदर आया था, उसने अपना हाथ उठाया और 12 इंच नंबर डायल किया। 10वीं मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैंने अपने मन में बान ड्यू ड्यू को समझाने के अनगिनत कारण सोचे कि ठीक उसी समय यह घटना घटी। मैं इतना डर गया कि बाद में मुझे याद नहीं आया कुछ भी। मुझे बस इतना याद है कि जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, तो मेरे सामने लोगों का एक समूह था। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, किसी ने मुझे लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। मेरा सिर इतनी जोर से टकराया कि मुझे चक्कर आ गया। लौटा तो मेरा पूरा शरीर सामना करने की क्षमता खो चुका था। मेरी दृष्टि में केवल बेसबॉल के बल्ले और तेज चाकू लहरा रहे थे। लोग जमीन पर लेटे हुए लगातार संघर्ष कर रहे थे। लाल खून की बौछार की तरह बह रहा था। मेरे सामने का दृश्य किसी गैंगस्टर फिल्म की तुलना में 100 गुना अधिक क्रूर था। मैं चिल्लाने लगी। मेरे अंग किनारे की ओर चले गए, लेकिन मैं फिर भी जमीन पर खून के पूल से बच नहीं सकी। मैं सिसकने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे कि मैं कोई दुःस्वप्न देख रहा हूँ। लेकिन चिल्लाने के अलावा मेरे पास उस दुःस्वप्न से बचने का कोई रास्ता नहीं था। चारों दिशाओं से पुलिस के सायरन आ रहे थे। किसी ने जोर से कहा, पुलिस, चल दर। यह झेजियांग क्षेत्र की बोली वाली एक चीनी भाषा है। 1 दर्जन परछाइयां तेजी से गायब हो गईं। अपने पीछे खूनी हथियार और एक टूटा हुआ, आकारहीन शरीर छोड़ गईं। मैंने किसी तरह चिल्लाना बंद कर दिया और उठ खड़ी हुई। मेरी आंखें लाल रक्त के तालाब को कभी नहीं छोड़ती। मैंने भी जमीन पर पड़े कीचड़ के ढेर को गौर से देखा कि यह कौन से आंतरिक अंग है। ध्यान से देखते समय मेरी आंखों के सामने का दृश्य अचानक काला हो गया। खून का लाल रंग गायब हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी नाक से तंबाकू और चमड़े की हल्की गंध आ रही थी।
काफी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मुझे अपनी छाती में खींच लिया है और मेरे सिर के ऊपरी हिस्से को अपनी जैकेट के फ्लैप से ढक दिया है। मैंने अपने कान में एक आदमी की धीमी आवाज सुनी। उसने चीनी भाषा में कहा, कृपया दे दो, मुझे पुलिस को पता है। तुमने कुछ नहीं देखा, याद है? यह हत्या के दृश्य की मेरी आखिरी याद है। जब तक मैं होश में आया, आप पहले से ही पुलिस स्टेशन में थे। यूक्रेनी पुलिस की वर्दी। इसका रंग ग्रे हरा है, कुछ हद तक रेलवे उद्योग की वर्दी के समान। देश में पुलिस के संबंध में जब मैं देश में था तो मेरे मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं थी। जब मैं यूक्रेन पहुंचा तो अपने हमवतन लोगों से जो कुछ मैंने सुना, उसके अलावा आप्रवासन में पुलिस अधिकारी के लालची चेहरे ने मेरी पहली धारणा को 50% कम कर दिया। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि मैं एक तंग पूछताछ कक्ष में था। कमरे में एक लंबी मेज और 2 कुर्सियां हैं। छत पर रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे चक्कर आ गया। मेरा दिमाग फिर से काम करने लगा। मेरी याददाश्त धीरे धीरे ठीक हो गई और खूनी दृश्य फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया, खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अपने शरीर को हिलने से नहीं रोक सका। विपरीत दिशा में बैठे पुलिसकर्मी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। वह खांसा और फिर अंग्रेजी में पूछने लगा, नाम? माई। मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और अनिच्छा से उत्तर दिया। अंतिम नाम? झाओ। राष्ट्रीयता? चीन का जनवादी गणराज्य। पहचान? तुम्हें मेरा वर्तमान पता दे दो। पुलिसकर्मी ने भौहें चढ़ाईं। पता वीजा पर दिए पते से मेल क्यों नहीं खाता? भले ही उनका स्वर कठोर है, उनका अंग्रेजी उच्चारण काफी मानक है। सामान्य यूक्रेनियन के विपरीत, जो अंग्रेजी बोलते समय अपना मुंह वोदका से भर लेते हैं। क्योंकि जब मैं वीजा के लिए आवेदन कर रहा था तो किसी ने मुझे नहीं बताया उस पते में तिलचट्टे और चूहे शामिल हैं। मैंने अपना धैर्य खोना शुरू कर दिया और उस पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप कभी छात्र छात्रावास में नहीं रहे? तभी उसका ठंडा चेहरा थोड़ा शांत हुआ, उसके मुंह का कोना मुस्कुराहट से भर गया। फिर मैंने देखा, सामने वाला व्यक्ति एक बहुत सुंदर यूक्रेनी लड़का था। पुलिस टोपी के नीचे समुद्र के पानी की तरह नीली आंखों की एक जोड़ी थी। उसकी मुस्कान काले बादल के पीछे से झांकती सूरज की रोशनी की तरह थी। हालांकि यह अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। उसने फिर से मुख्य विषय के बारे में कुछ तीखे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी के प्रश्न का सामना करते हुए मैंने केवल एक ही सही उत्तर दिया। वास्तव में मैं वस्तुतः कुछ भी नहीं देख सका। मेरा सीमित रूसी भाषा कौशल ही मुझे इस वाक्य को सबसे व्याकरणिक रूप से सटीक और स्पष्ट उच्चारण तरीके से व्यक्त करने की अनुमति देता है। इस बीच अजीब आदमी की गहरी चुंबकीय आवाज हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है। पुलिस को बताओ, तुमने कुछ नहीं देखा, याद है? मैंने उस आदमी की शक्ल सूरत याद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे दिमाग में एकमात्र छवि उसकी भूरे रंग की जैकेट की थी। मैं अंततः पुलिस स्टेशन छोड़ने में सक्षम हुआ। आधी रात हो चुकी थी। बान दुए दुए एक सुंदर बेदाग चेहरे के साथ मेरे सामने इंतजार कर रहा था। त्रियो माई, आपकी संख्या वास्तव में बहुत बड़ी है। बान ड्यू ड्यू पास आया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर नहीं रुकीं, बल्कि उसने ध्यान से मेरे पीछे देखा। मैंने अपना सिर घुमाया और पता चला कि मेरे पीछे एक लंबा, सुंदर पुलिस अधिकारी था जिसने अभी अभी मुझसे पूछताछ की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ड्यू ड्यू की अभिव्यक्ति विनी भालू की तरह थी जो शहद को देख रही थी। उसकी गोल आंखें अब आधी चांद में सिमट गईं। मिस ट्रियू, आप अपना पासपोर्ट लेना भूल गईं। ऐसा लगता था कि पुलिसकर्मी खूबसूरत महिलाओं पर नजर रखने का आदी था, इसलिए उसने ड्यू ड्यू पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। उसके हाथ में भूरे रंग का पासपोर्ट था।
मैंने पासपोर्ट प्राप्त किया, कुछ पन्ने पलटे, उसे धन्यवाद देने के लिए सिर हिलाया, फिर ड्यू ड्यू का हाथ खींच लिया। चलो ड्यू ड्यू बहुत दुखी थी। उसने मेरे नियंत्रण से भागने की कोशिश की। इतनी जल्दी क्या करना चाहिए? मुझे ड्यू ड्यू की परवाह नहीं है। मैं अपने दिल में कमोबेश उसे दोषी मानता हूँ। यदि ड्यू ड्यू के साथ डाउन जैकेट खरीदने नहीं जाता तो मैं स्कूल के तुरंत बाद उस स्थान पर नहीं भागता और ऐसी बुरी किस्मत का सामना नहीं करता। इस समय मैं तुरंत पुलिस स्टेशन छोड़ना चाहता था, लेकिन दोपहर की घटना के प्रभाव से मेरा दिमाग चकरा रहा था, मेरा गला बैठ रहा था और मेरे पैर कमजोर हो गए थे और मेरे चेहरे पर कोई ताकत नहीं थी। अच्छा, बहुत अच्छा। ड्यू ड्यू ने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद किया और मेरा समर्थन करने के लिए अपना हाथ उठाया। शहद वाले ने याद दिलाया, आपका वीजा समाप्त होने वाला है, आपको इसे जल्दी से नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। मैंने ओडेसा पुलिस विभाग की इमारत की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मेरा दिमाग अचानक चकरा गया और मेरे सामने का दृश्य अंधेरा हो गया। जब मैं उठा तो मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मैंने एक वाक्य कहा जो कोई भी व्यक्ति 2 घंटे तक होश खोने के बाद कहेगा, मैं यहाँ क्यों हूँ? बैंग। ड्यू ड्यू ने मेरे गाल पर चुटकी ली। तुम एक गैंगस्टर से टकराए लेकिन मारे नहीं गए। अब भी आप सुन सकते हैं, स्पष्ट रूप से देखें, सभी अंग भरे हुए हैं। मैंने बस भौहें चढ़ा ली और कुछ नहीं बोला। बाना ड्यू ड्यू म्यूजिक हाई स्कूल में मेरा सहपाठी था। उस समय मैं पियानो सीखता था और वह आवाज सीखती थी। ड्यू ड्यू मूल रूप से एक नाजुक और सुंदर लड़की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन में 1 साल से भी कम समय के बाद उसने अपना मुंह खोला और असभ्य शब्द कहे। रुको, एक गैंगस्टर का सामना करना पड़ा। एक पल में सारी यादें ताजा हो गईं। मैंने ड्यू ड्यू की ओर देखा और फिर धीरे से सिकुड़ते हुए सिसकने लगा। माँ, मैं अब भी उतना ही बेकार हूँ जितना बचपन में था। जब भी कुछ बुरा होता है तो मेरी पहली प्रतिक्रिया होती है, डॉक्टर, डॉक्टर। ड्यू ड्यू ने मुझे कसकर गले लगाया, डॉक्टर को बुलाने के लिए आवाज उठाई, मेरी बाह को कसकर पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर ठंडा था, फिर बेहद दर्द हो रहा था। मैं बिना आवाज किए धीरे धीरे रोई लेकिन सूंघना जारी रखा। फिर मैं सो गया, शायद शामक औषधि के प्रभाव के कारण। कुछ दिनों बाद स्थानीय प्रेस ने इसके बारे में तस्वीरें प्रकाशित की। कत्ल। पता चला कि मैं अकेला नहीं था, अन्य लोग भी थे जिन्होंने हिंसा का यह दुर्लभ दृश्य देखा। दर्जनों पुलिसकारों ने पूरी इमारत को घेर लिया और अनगिनत प्रेस एजेंसियां चीनी बाजार के पास इकट्ठा हो गईं। ओडेसा के लोग अपेक्षाकृत सरल और ईमानदार हैं। उन्होंने कई सालों तक ऐसे भयानक मामले का सामना नहीं किया है। पुलिस को संदेह है कि यह गैंगस्टरों का बदला लेने का मामला है। लेकिन एक अजीब कहानी है। ओडेसा पुलिस बल के आधे लोगों ने पूरी 12 मंजिला इमारत को घेर लिया और गहन निरीक्षण किया, लेकिन एक भी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं कर सके। उसके बाद उन्हें घटनास्थल पर 1 दर्जन गवाहों को अस्थायी रूप से हिरासत में लेना पड़ा। ऐसा कहा गया कि मैं और एक अन्य चीनी व्यक्ति अपराध स्थल के सबसे करीबी 2 गवाह थे। इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि ओडेसा पुलिस मुझसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्यों कर रही थी। लेकिन जब मैं कोमा में था तो मैं ओडेसा के सबसे व्यस्त, सबसे नाटकीय और ऐतिहासिक क्षण से चूक गया। मैंने ड्यू ड्यू को घटनास्थल पर जो कुछ भी हुआ वह सब बताया। ड्यू ड्यू ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, उस आदमी के इरादे अच्छे थे इसलिए उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। अगर मुझे नहीं पता कि अपना मुंह कैसे बंद रखना है और पुलिस को सब कुछ बताना है, अगर मैंने गैंगस्टरों के साथ दुश्मनी बना ली तो परिणाम बहुत अप्रत्याशित होंगे। अगले कुछ दिनों तक मैं अक्सर खाली बैठा रहता था, अपनी गहरी आवाज को याद करते हुए मन आदमी, और साथ ही यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वह किस तरह का व्यक्ति था।
1 सप्ताह बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं एक और दिन आराम करने के लिए घर पर रहा। अपनी किताबें और संगीत पैक करने के बाद मुझे अचानक वीज़ा विस्तार की याद आई। मुझे अचानक भारीपन महसूस हुआ क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक ऐसी जगह जिसने मुझे एक डरावने दुःस्वप्न की याद दिला दी। आप्रवासन कार्यालय से बाहर आते समय मेरा मूड इतना खराब था कि इसकी कल्पना करना मुश्किल था। रास्ते में मैंने अनगिनत गिरे हुए पीले पत्तों को लात मारकर गिरा दिया। मैं बस अपना गुस्सा शांत करने के लिए जोर से चिल्लाना चाहता था। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लापरवाही और असावधानी का एक क्षण बेहद गंभीर परिणाम देगा। 3 साल पहले मैंने बीजिंग के एक प्रसिद्ध संगीत हाई स्कूल से स्नातक किया था। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के दौरान मेरा शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने लालच में मसालेदार सूप का एक कटोरा खा लिया। मुझे लगातार 3 दिनों तक दस्त हुआ, इसलिए जब मैंने परीक्षा दी तो मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसके परिणामस्वरूप मुझे एक सपना आया। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए केंद्रीय संगीत अकादमी बीच रास्ते में ही टूट गई। मैं आवंटन से सहमत नहीं था और अपने वरिष्ठ वर्ष में परीक्षा के लिए अध्ययन के कठिन समय में वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं एक समस्या बन गया। लड़की और एक बेरोजगार व्यक्ति मेरे माता पिता की नजरें। आधे साल तक घर पर बेकार रहने के बाद मेरे सहपाठियों ने मुझे एक नौकरी से परिचित कराया। हर दोपहर मैं एक 4 सितारा होटल में पियानो बजाता था, जिससे मुझे अपना भरण पोषण करने में मदद मिलती थी। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। उन लोगों का मनोरंजन करते हुए जीवन से थक गया हूँ जो कला के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। मेरा सपना ऑस्ट्रिया या फ्रांस में कला अकादमी में शामिल होना है, लेकिन मेरे माता पिता एक डिजाइन इंस्टीट्यूट में साधारण इंजीनियर हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार। इसलिए जब अत्यधिक ट्यूशन फीस वाले स्कूलों की बात आती है तो मैं केवल इसके लिए तत्पर रह सकता हूँ। किंग नहीं फारची खड़े होकर दूर से देखना जब तक बाना दुए दुए ने यूक्रेन से एक ईमेल नहीं भेजा जिसमें ओडेसा शहर की प्रशंसा की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उत्कृष्ट स्थितियां जोड़ी गई थी, तब तक मेरा हृदय द्रवित हो गया। अपने माता पिता की सीमित बचत के आधार पर मैं 3 महीने के वीज़ा के साथ यूक्रेन गया और ओडेसा राज्य संगीत अकादमी में एक प्रारंभिक छात्र बन गया। जाने से पहले मैं विश्व मानचित्र पर गया। यूक्रेन के संबंध में मैं केवल इतना जानता हूँ कि पावेल कोरचागिन क्लासिक साहित्यिक कृति दैट्स हाउ स्टील इज टेम्पर्ड में मुख्य पात्र और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत लाल सेना के मार्शल ज़ुकोव दोनों यूक्रेनियन हैं जो दक्षिणी यूक्रेन में स्थित हैं। काला सागर की सीमा पर स्थित यह कभी पूर्व सोवियत संघ के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहरों में से एक था। यह शहर प्राचीन ग्रीस में बनाया गया था। यहाँ से रोमानिया, फ्रांस, ग्रीस, इटली और तुर्की के लिए समुद्री मार्ग हैं। स्थानीय भाषा यूक्रेनी है। सड़कों पर प्रचलित भाषा रूसी है। ओडेसा स्टेट एकेडमी ऑफ म्यूजिक यूक्रेन के सबसे पुराने संगीत स्कूलों में से एक है, जो एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन एकेडमी ऑफ म्यूजिक यूरोप का सदस्य भी है। मेरा लक्ष्य इस स्थान को एक कदम के रूप में उपयोग करना है। 2 या 3 साल बाद मुझे उम्मीद है कि इस संगीत अकादमी के माध्यम से मुझे यूरोपीय संघ के देशों में जाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि मेरे सपने को एक लौह सामना वाले कर्मचारी ने अस्वीकार कर दिया है। आव्रजन कार्यालय का अंधकार टूट जाता है। उन्होंने बेरुखी से मुझसे कहा कि मूल वीज़ा आवेदन दस्तावेज में पता और मेरे वर्तमान निवास का पता असंगत है। यदि मैं अपना वीज़ा बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे स्कूल छात्रावास में रहने की पुष्टि प्रस्तुत करनी होगी। मुझे क्षमा करें, मैं पहले ही छात्रावास छोड़ चुका हूँ। फिर कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कंधे उचकाए। कानून के लिए आवश्यक है कि आप एक पुष्टिकरण प्रदान करें।
जो पहले वीज़ा आवेदन दस्तावेज से मेल खाता हो। क्या आपको वीज़ा विस्तार के लिए आवेदन करने में सक्षम होने के लिए 10 साल पहले अपने निवास स्थान पर लौटना होगा? आप छात्रावास में वापस जा सकते हैं। उसने सचमुच एक उबाऊ सुझाव दिया। मैं इतना क्रोधित था कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने चीनी भाषा में श्राप दे दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं समझा। उस देश की नौकरशाही शैली, जो कभी समाजवादी गुट का था, उस देश की नौकरशाही शैली से भिन्न नहीं है। उन्होंने ठंडे और भावहीन होकर दस्तावेज मुझे लौटा दिए और गंभीर स्वर में कहा, अन्यथा आप केवल अपने देश लौट सकते हैं। मुझे उससे इतनी नफरत है कि मैं मेज के ऊपर से उड़कर उसे मार डालना चाहता हूँ। अब मेरा वीज़ा समाप्त होने में केवल 10 दिन बचे हैं। छात्रावास में इतनी भीड़ थी कि मेरे अंदर घुसने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि समय पर मेरे वीज़ा को नवीनीकृत नहीं करने के परिणाम मैं एक अवैध आप्रवासी बन जाऊंगा, जिसे काले लोग कहा जाता है। एक काले व्यक्ति से कानूनी निवासी बनने तक लगभग भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इसमें बहुत समय और पैसा लगता था। मैं जल्दी से स्कूल लौटा और प्रशासन को इसकी जानकारी दी, परिणाम के बिना पूरी दोपहर शयनगृह। अंत में मैं नींद में चलने वाले की तरह सड़क पर घूमते हुए अन्यमनस्कता से अपने निवास स्थान पर वापस चला गया और परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। अगर मैं अपना वीज़ा नहीं बढ़ा सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? चौराहे के बीच में जाकर मैं यह सोचने में इतना व्यस्त था कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि एक स्पोर्ट्स कार अचानक आ रही है। जब मुझे खतरे का एहसास हुआ तो मेरे पास उससे बचने का समय नहीं था। मैं केवल स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। कार के ब्रेक लगाने की आवाज़ बहरा कर देने वाली थी। कार का अगला हिस्सा मेरे बाईं ओर रुक गया। मैं सड़क के बीच में ठिठक कर खड़ा हो गया। मेरे पैर भूल गए कि कैसे चलना है। ड्राइवर शायद मेरी ही तरह आश्चर्यचकित था। थोड़ी देर बाद वह कार से बाहर निकला और मेरी ओर दौड़ा। उसने मेरी नाक पर अपनी उंगली उठाई और रूसी में पूछा, तुम्हें तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने अपना सिर उठाया और एक बहुत ही सुंदर और अनियंत्रित चेहरा देखा, एक पूर्वी व्यक्ति का चेहरा। एक दिन मैं अचानक फट पड़ा पीछे हटते हुए। मैंने अपना बैग पकड़ा और उसे जोर से मारा और चीनी भाषा में उसे डांटा, साले, तुमने किसी को चाकू मार दिया, लेकिन तुम अभी भी बहुत घमंडी हो। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास BMW रखने में बहुत अच्छा है कौशल? फिर चीन वापस जाएं और चालें खेलें और वहीं रहें। किसी और के क्षेत्र के बारे में इतनी भयानक बात क्या है? वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से मेरी आक्रामक कार्रवाई से चौंक गया था। वह मेरे बैग से उड़ने वाली चीजों से बचने के लिए पीछे हट गया। उसने चीनी भाषा में उत्तर दिया, हे भगवान, एक लड़की इतनी कोमल दिखती है, लेकिन वह इतनी उग्र क्यों है? सड़क पर देखे बिना चलना, क्या तुम तर्कपूर्ण बातें कर रहे हो? और लोगों को मारना, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें हराऊंगा? पागल था, इसलिए सब कुछ होते हुए भी मैं उसके सामने दौड़ा। ठीक है, अब तुम लड़ो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो तुम मेरे भतीजे हो। उसने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे आश्चर्य, जैसे जागृति। फिर वह हंसा, ठीक है, तुम अद्भुत हो। आज मेरी आंखें खुल गई। उसने मेरा बैग पकड़ लिया। मैंने उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और वह बस हंसा। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर आगे पीछे घूम रही थीं। कार के दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और तेज शरीर वाली एक देशी लड़की कार से बाहर निकली। वह कार के दरवाजे पर खड़ी होकर उस आदमी को पुकार रही थी, मार्क, कार में बैठो। उसकी आवाज गुड़ जैसी मोटी थी। अक्टूबर में ओडेसा का तापमान अपेक्षाकृत कम था। फिर भी महिला ने अभी भी छोटी,
छाती को दिखाने वाली तेंदुए की पोशाक पहनी हुई थी। उसके मोटे स्तन और लंबी टांगें शरद ऋतु के ठंडे मौसम में हिल रही थी। वह ठंड से भी नहीं डरती, मैंने तिरस्कारपूर्वक कहा। इस तरह से कपड़े पहने महिलाएं ओडेसा की सड़कों पर कहीं भी देखी जा सकती हैं। जब वे पैसा कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो वे सभी बहुत सुंदर थे, 16 या 17 साल के थे। उनके निशाने पर अक्सर ओडेसा में व्यापार करने वाले चीनी और अरब व्यापारी होते थे। वे अपनी सबसे खूबसूरत युवावस्था में हैं। सभी के चेहरे सुंदर हैं। त्वचा गाय के दूध की तरह सफेद है, होंठ फूल की पंखुड़ियों की तरह लाल हैं। फिर भी कीमत अविश्वसनीय रूप से सस्ती है। केवल 20 अमेरिकी डॉलर प्रति रात। चीनी व्यापारी खुशी में डूबे हुए थे, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को भूल गया। उन्होंने अपनी पहचान दाईथान आर्टिलरी टीम के रूप में बताई। दाईथान बेशक चीन को संदर्भित करता है। दो शब्द आर्टिलरी टीम को केवल समझा जा सकता है, लेकिन शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। संक्षेप में, वे उन लोगों के समान नाव में हैं जो सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, पूरे दिन कैसीनो के आसपास घूमते हैं, और जब भी वे बात करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो वे नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है या पृथ्वी कितनी मोटी है। लड़की की पुकार सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और हाथ छोड़ दिया। वह लड़की के पास गया, उसकी कमर को कसकर गले लगाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाने के लिए नीचे झुका। लड़की जोर से हंसी और कनखियों से मेरी ओर देखा। मैंने घुटनों के बल बैठकर जमीन पर बेतरतीब गिरी हर एक चीज उठाई। मेरे दिल की गहराइयों से एक कड़वी भावना उमड़ पड़ी, जिससे मेरी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने अपने माता पिता को क्यों छोड़ा, बीजिंग में अपना गर्म और आरामदायक घर क्यों छोड़ा, और उस भयानक व्यक्ति द्वारा मुझे धमकाया गया। आंसू गिरे और मैंने उन्हें पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने चुपचाप अपने आप से कहा, सबसे अच्छा, घर जाओ, रोने लायक कुछ भी नहीं है। त्रियुमाई, तुम बहुत बेकार हो। यह पता चला कि आप त्रियुमाई हैं। मेरी आंखों के सामने भूरे रंग के जूतों की एक जोड़ी दिखाई दी। मेरा दिल अचानक धड़क उठा। यह गहरी आवाज बहुत परिचित थी और मेरी स्मृति में बनी रही। मैंने अपना सिर उठाया और अपनी जीन्स और चमड़े की जैकेट में देखा। उस आदमी ने मेरा पासपोर्ट पकड़ रखा था, उत्साहपूर्वक हर पन्ने को पलट रहा था। मैंने उसके हाथ से पासपोर्ट छीन लिया और उसे अपने बैकपैक में रख लिया, उठ खड़ा हुआ और चला गया। यह नहीं हो सकता, मैंने मन में सोचा। यह बिल्कुल वही आवाज है। वह आवाज इतनी कोमल थी। उसका मालिक इस आदमी जितना छिछला और अश्लील कैसे हो सकता है? अरे अरे! आदमी ने पीछा किया। आपने यह भी नहीं देखा कि क्या मैं घायल हुआ था? यदि आप किसी को मारेंगे और फिर चले जाएंगे, तो चिकित्सा बिलों का भुगतान कौन करेगा? आप मरने वाले हैं। मैंने अपना सिर घुमाया और उस पर फुसफुसाया, इस उम्र में मैं जिस प्रकार के व्यक्ति से सबसे अधिक घृणा करता हूँ, वह उसके जैसा फूल कढ़ाई वाला तकिया प्रकार का व्यक्ति है। तू हुआ चुक दाओ। फूल कढ़ाई वाला तकिया एक मुहावरा है जो एक आदर्श सुंदर उपस्थिति को संदर्भित करता है, जबकि अंदर कचरा है। मैंने अपना बैग उठाया और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी होने के बावजूद मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। मैं दरवाजे तक रोता रहा। जब मैं उस अपार्टमेंट में वापस आया जहां मैं और बानडुए रहते थे, तो मैं लगभग थक गया था, इसलिए मैंने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। ऊर्जा, कई नियुक्तियां, वह शायद ही कभी घर पर होती है, लेकिन आज वह अचानक कहीं नहीं गई। शोर सुनकर वह मेरे कमरे में भागी। अभी भी उसके चेहरे पर नकाब था। त्रियुमाई, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अपने सिर पर कंबल खींच लिया। मुझे परेशान मत करो। फिर से क्या हो रहा है?
मुझे बताओ। ड्यू ड्यू बिस्तर पर चढ़ गया और मेरा चेहरा बाहर खींचने की कोशिश करते हुए कंबल खींच लिया। मैंने उसकी बात मान ली और उसे पूरी कहानी बतानी पड़ी। बस एक छोटी सी बात जीवन को इतना दुखद बना देती है। मेरी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनने के बाद वह हमेशा की तरह शांत रही। मैंने पलटकर कहा, बेशक आप बुरा मत मानना। अगर मुझे वापस मेरे देश भेज दिया गया तो शायद मेरे पिता मेरी टांगे तोड़ देंगे। ठीक है, चले जाओ। यह मेरे लिए है, अपनी शक्ल देखो। ड्यू ड्यू ने मुझे धक्का दिया। मेरा एक दोस्त है जो इस पेशे में विशेषज्ञ है, मुझे उससे मदद मांगने दो। वास्तव में मैंने आशा की एक किरण देखी। अचानक अच्छी आत्माओं में कितना खर्च हुआ। तुम बहुत उबाऊ हो, बहुत साधारण हो। क्या मैं उसे परिवार की कीमत चुकाने के लिए कह सकता हूँ? मैं एकदम उठकर बैठ गया। मेरे दिल की उदासी धीरे धीरे गायब हो रही थी। मैंने गपशप करना शुरू कर दिया। तुम्हारी मधुमक्खियाँ कहाँ हैं? तुम आज किसी को क्यों नहीं देखती? उन्होंने तुम्हारे स्वभाव को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने खुद को सुधारना शुरू कर दिया। वह कौन थी? वह अक्सर शाम को घर पर नहीं होती थी। किसने कुछ कहा? ड्यू ड्यू मेरा पासपोर्ट अपने कमरे में ले गई। उसकी हंसी दरवाजे से होकर गुजरी। आप सही कह रहे हैं। सच तो यह है कि बान दुए एक बेहद खूबसूरत लड़की है। वह हाई स्कूल से ही प्रसिद्ध थी। उस समय कई प्रेमी लड़के उसे देखने के लिए बारिश या हवा की परवाह किए बिना स्कूल के गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्य से उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। 2 साल पहले ड्यू ड्यू और उसके प्रेमी ने यूक्रेन जाने के लिए अपना गृहनगर छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से उसका प्रेमी जुए में डूबा हुआ था और कैसीनो पर बड़ी रकम बकाया थी जिसे वह चुका नहीं सका। एक ठंडी सुबह में उसका प्रेमी लुप्तप्राय हो गया। उसने क्रूरतापूर्वक ड्यू ड्यू को एक विदेशी भूमि में अकेला छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि ड्यू ड्यू किस दौर से गुजर रही थी। नहीं मुझे पता है कि वह इससे कैसे उबर पाई। कर्ज वसूलने के लिए लोग पूरे दिन दरवाजे बंद रखते थे। लगभग 3 महीने पहले जब मैं उससे बोरिसपिल हवाई अड्डे पर मिला तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह अब भी पहले की तरह खूबसूरत थी। बात बस इतनी है कि उसकी आंखों के कोनों पर एक शोकपूर्ण भाव जमा हो गया है जो हमारी उम्र में देखने लायक नहीं है। ड्यू ड्यू अब वह शुद्ध और मासूम लड़की नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उसके आसपास के लोग सभी पृष्ठभूमि और स्थिति के थे, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी। उनके पास बहुत सारा पैसा था और उन्होंने स्वेच्छा से उसके लिए अपने बटुए निकाल लिए थे। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे थे वह किरिबाती स्ट्रीट के पास स्थित था, शहर का सबसे व्यस्त इलाका। पहले ड्यू ड्यू अकेले रहते थे। जब मैं छात्रावास से यहाँ आया तो मैंने एक शयन कक्ष ले लिया। हम दोनों लिविंग रूम और किचन साझा करते हैं। हर महीने ड्यू ड्यू मुझसे केवल $80 किराया लेता है, जो प्रतीकात्मक है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि हर महीने बिजली, पानी, गैस का बिल भी बढ़ जाता है $50 से अधिक। यह बताने की जरूरत नहीं कि अपार्टमेंट बहुत महंगे क्षेत्र में है। मेरे माता पिता की आय मुझे हर महीने जीवन यापन के खर्च के लिए केवल $250 ही प्रदान कर सकती है। अगर मैं ड्यू ड्यू छोड़ दूं, तो मैं केवल दूसरों के साथ किराए के एक तंग अपार्टमेंट में रह सकता हूं। उन जगहों पर लोग अक्सर अपने गैस और गैस बिल का भुगतान करने में देर कर देते हैं, इसलिए गैस की आपूर्ति किसी भी समय बंद की जा सकती है। गैस हीटिंग के बिना यूक्रेन में सर्दी बेहद कष्टकारी होगी। इसकी भरपाई के लिए मैं स्वेच्छा से हर दिन स्कूल के बाद रात का खाना तैयार करने के लिए घर जाती थी। लेकिन अधिकांश समय मैं अकेले ही खाना खाता था और बिस्तर पर जाने के बाद मैंने बाथरूम से पानी की आवाज सुनी। क्या यह सुंदर लग रहा है? दरवाजे से बाहर निकलने से पहले बान दुए दुए मेरे सामने आ गया एक शानदार फूल।
उसने भूरे नीले रंग की जैकेट और सिर पर नाव के आकार की टोपी पहनी हुई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सोवियत महिला सैनिक की तरह लग रही थी। मैंने रूसी किताब अपने हाथ में रख ली और सहजता से उत्तर दिया। ड्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप एक देशी वक्ता की तरह हैं? यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आपकी शक्ल एक मानक चीनी गुड़िया जैसी है। वह किस प्रकार की देशी गुड़िया है? मैं अचानक किसी के बारे में सोचते हुए चिल्लाया। ड्यू, तुमने उस मधुमक्खी को पकड़ लिया, है ना? हनी बी, वह सुंदर पुलिसकर्मी है जिससे मेरी मुलाकात पुलिस विभाग में हुई थी। जब हमने उसके बारे में बात की, तो हमने उसे विनी का शहद कहा और फिर हनी बी बन गए। क्यों? हुआ, तुम्हें भी वह लड़का पसंद है? बैंग ड्यू ने आंख मारते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपको दे दूं या क्या हम दोनों इसे साझा कर सकते हैं? चले जाओ। मैंने उसका पीछा किया। यह सच है कि कुत्ते के मुंह में हाथी दांत नहीं उग सकते। ड्यू हंसे। वह अपने सुगंधित चेहरे के साथ मेरे करीब झुक गई। चिंता मत करो मेरे प्रिय, तुम सही देख रहे हो मुझ पर। पहले वह तुम्हारा है। मैं लोगों की दीवारों को खोदने का खेल नहीं खेलता। मैंने उत्सुकता से देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। एक बहुत ही प्रमुख BMW 6 श्रृंखला सड़क पर खड़ी थी जब मैंने दो प्रसिद्ध शार्क हेडलाइंस जलती देखी। मैं कार का निरीक्षण कर रहा था कि अचानक एक कोट पहने हुए व्यक्ति को देखा। वह काला आदमी कार के दरवाजे के सामने झुककर सिगरेट पी रहा था। अंधेरी रात में सिगरेट का धुआं टिमटिमा रहा था। उसने अचानक अपना चेहरा उठाया, जिससे मैं चौंक गया और तुरंत कार के इंजन की आवाज दूर तक चली गई। मैंने अगले दिन के लिए अपनी किताबें पैक कीं, स्नान किया, फिर बिस्तर पर चला गया। आधी रात में जागने पर मैंने लगभग दूसरे शयन कक्ष से बड़बड़ाने की आवाजें सुनी, जिसमें ड्यू की हल्की हंसी भी शामिल थी। सुनने के लिए कान और ध्वनि बदल गई। निधन हो गया। मैं करवट बदल गया और गहरी नींद में सोता रहा। अगली सुबह ड्यू ही रसोई में बैठकर कॉफी पी रही थी। उसकी अभिव्यक्ति में कुछ भी असामान्य नहीं था। क्या तुमने कल रात मजा किया था? मैं नाश्ता तैयार कर रहा था और मैंने ड्यू से पूछने के लिए अपना मुंह खोला। हुआ, ड्यू ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा संदिग्ध रूप से लाल था। यह स्पष्ट था कि उसका दिमाग अभी बादलों में था, इसलिए वह सुन नहीं पाई कि मैंने क्या कहा। क्या तुमने कल रात मजा किया था? यह वही बात है। खुश और दुखी के बीच क्या अंतर है? वह जवाब देने के लिए बढ़ी। मैंने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। कल रात जो शोर मैंने सुना, वह शायद इसलिए था क्योंकि मैं सपना देख रहा था। 6 दिन बाद ड्यू ने मुझे पासपोर्ट लौटा दिया। मैंने तुरंत उसे खोला और नया वीजा देखा। मैं बहुत आभारी था। मैंने कितने पैसे खो दिए? 100 चाकू। दांव, कड़बोली भाषा, अमेरिकी डॉलर का जिक्र करते हुए मैं थोड़ा स्तब्ध था। यह कीमत इतनी सस्ती थी। क्या यह पर्याप्त है? मैंने झिझकते हुए ड्यू से पूछा। मेरे दोस्त ने कहा कि वह इसे तुम्हें मुफ्त में देना चाहता था, लेकिन वह कोई मिसाल कायम नहीं कर सका, इसलिए उसने दिखावे के लिए थोड़ा सा स्वीकार कर लिया। मैं तुरंत समझ गया। मैंने उसे सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। गाल, मेरे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपनी गुलाबी सेना का हिस्सा हो? गुलाबी सेना पुरुषों का समूह ड्यू के साथ फ्लर्ट करने आया था। ट्रायुमाई। ड्यू ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मेरी ओर ध्यान से देखा। यह पता चला कि तुम सुंदर दिखती हो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। ड्यू ने मेरी कमर थपथपाई। उठो और कपड़े बदलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाऊंगा। क्या? मैं उठ खड़ा हुआ। बैंग ड्यू, क्या तुम महिमा के लिए अपने दोस्तों को बेचने की हिम्मत करते हो? बकवास। उसने तकिया मुझ पर फेंकते हुए कहा।
अगर मैं तुम्हें बेच सकती। मैंने इसे बहुत समय पहले बेच दिया था, लेकिन क्या आपको आज तक इंतजार करना चाहिए? लोग आपकी मदद करते हैं, आपको भी धन्यवाद कहना होगा, है ना? मैंने अभी तक कल का होमवर्क पूरा नहीं किया है, लेकिन मैं वास्तव में आपकी कही गई बात का खंडन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कपड़े बदलने पड़े और आपके साथ बाहर जाना पड़ा। हम जिस स्थान पर गए वह बंदरगाह के पास स्थित प्रसिद्ध ओडेसा होटल था। रेस्तरां के पर्दे नीचे हैं, तापमान ठंडा है और हर जगह एक शानदार और विलासितापूर्ण माहौल है। वायलिन और सेलो की मधुर ध्वनि लोगों को उदास मूड में भी धीरे धीरे उनकी आत्माओं को आराम देती है। वेटर एक टेल कोट पहनता है ड्यू ड्यू और मैं डाइनिंग टेबल के पास से होते हुए एक बड़े खंभे के पीछे एक लंबी खिड़की के पास गए और हमें बाहर नीला समुद्र देखने का इशारा किया। खिड़की के पास एक अधेड़ उम्र का थोड़ा गंजा आदमी बैठा था। उसने तुरंत हमें देखा। ड्यू खड़ी हो गई। ड्यू थोड़ा स्तब्ध थी। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और आश्चर्य से आवाज उठाई, ओल्ड टिएन, तुम अकेले क्यों हो? जिया एनजीओ कहाँ है? ओल्ड टिएन नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा गोल, मोटा और सफेद है। वह दूसरों पर जो पहली छाप छोड़ता है वह यह है कि वह पकौड़ी जैसा दिखता है। ओल्ड टिएन सिकुड़ी हुई आंखों से मुस्कुराया और ड्यू ड्यू की मदद करने के लिए कुर्सी खींचते हुए पास आया। इंतजार कर रहा हूँ, उसे बैठने के लिए। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ड्यू ड्यू, तुम इस मैचमेकर को दीवार पर नहीं फेंक सकते। ड्यू ड्यू ने अपना हाथ नीचे फेंक दिया। उसने घूरकर उसकी ओर देखा। भाड़ में जाओ, डॉन, अवसर का लाभ मत उठाओ, बकरी, मुझे। बूढ़ा टिएन उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। वह कुर्सी पर ऐसे शांति से बैठ गया जैसे कुछ भी नहीं हो। इस बिंदु पर उसने मेरे चेहरे की ओर देखा। यह है मेरी सहपाठी, ड्यू ड्यू ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। मुझे मुस्कुराना पड़ा और उसे अपना परिचय देना पड़ा। मेरा नाम त्रियु माई है। मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ। के लिए धन्यवाद, मुझे वीजा दिलाने में मदद कर रहा है। मेरे बगल वाले ड्यू ड्यू ने भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, मैंने जारी रखा, भविष्य में मुझे आशा है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। ओल्ड टिएन मुस्कुराया। आंखें, आह, कुछ नहीं। ड्यू का दोस्त डुए। इसे रोको लाओ टिएन, किसी और की खूबसूरत बेटी को मत देखो और उसे जिंदा खा जाना चाहते हो? डुए डुए ने उसे टोकते हुए कहा। वीजा मुद्दा टन जियान गो के लिए धन्यवाद नहीं है। क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या वह क्षमता है? इस बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है। हालांकि मैं काफी शर्मिंदा था, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। ओल्ड टिएन थोड़ा शर्मा गया। उसने अपना सिर हिलाया। ड्यू ड्यू, तुम्हारा मुँह। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई उसके लिए। ड्यू ड्यू का आखिरी वाक्य कुछ ज्यादा था, इसलिए मैंने ड्यू ड्यू को आंख मारी, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा ठीक नहीं था, अच्छा, जैसे वह किसी पर क्रोधित हो। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। लाओ टिएन से पूछा, टन जियान गो कहाँ गए? क्या वह मुझे पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत करता है? अधिकारी के साथ कुछ गड़बड़ है। ट्यू टन इससे निपटने के लिए बंदरगाह पर है। वह शायद आज रात वापस नहीं आएगा। हे भगवान, क्या यहाँ ओडेसा में कुछ ऐसा है जिसे टोन जियान गो संभाल नहीं सकता है? तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? यदि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम्हें कोई अच्छा कारण ढूंढना चाहिए। अवश्य ही किसी महिला ने उसका पीछा किया होगा, है ना? तुम देखो, अगर तुम सच बताओगे तो तुम कभी इस पर विश्वास नहीं करोगे। ओल्ड टिएन ने धीरे से कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी ट्यू टन वास्तव में बंदरगाह पर है। उसे क्या हुआ? किसी को अपमानित करना?
इसका टीयू टन से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आंतरिक रीति रिवाज सुचारू नहीं है। भोजन समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है और यह एक गड़बड़ है। यह पहली बार था जब मैं किसी हाई एंड रेस्तरां में गया था, इसलिए मैं भ्रमित थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने हाथ और पैर कैसे हिलाने हैं। बैठने से ठीक पहले मैंने आदतन अपना कोट उतार दिया। मेरे पीछे खड़े वेटर ने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, मिस। उसने कुछ नहीं किया लेकिन मैं फिर भी शर्मा गया, यह महसूस करते हुए कि दूसरों की नज़रों में मैं शायद बहुत मजाकिया और अनाड़ी था। मैंने ड्यू ड्यू और लाओ टिएन के बीच की बातचीत सुनी। क्या यह मजाकिया था? मैंने इसे अपने दिल में महसूस किया। मुझे बहुत दुख हुआ। अपने होमवर्क के बारे में सोचते हुए मुझे इस जगह पर आने का अफसोस हुआ। जब हमने अलविदा कहा तो लाओ टिएन ने ड्यू ड्यू को एक बॉक्स दिया। यह नवीनतम नोकिया फोन है जो आप चाहते हैं। इसे अभी चीन से कौन लाया है? टियू टोन ने बताया। मुझे यह तुम्हें देना है। ड्यू ने उदासीनता से देखा। उसने बॉक्स लेने के लिए अपना हाथ उठाया और बिना किसी ईमानदारी के कुछ कहा। उसे मेरा धन्यवाद कहो। मुझे पता है कि ड्यू ड्यू को इस बात की परवाह नहीं है। कम से कम घर में पुराने फोन, साथ ही मोटोरोला जो मैं उपयोग कर रहा था, वह उनका उपयोग करते करते थक गई और घर जाते समय उन्हें एक कोने में फेंक दिया। ड्यू ड्यू का चेहरा काला हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन फोन केवल एक सौम्यता से डायल करता रहा। फोन पर महिला की आवाज। हालांकि मैं यूक्रेनी नहीं समझता, फिर भी मैं उस वाक्य की सामग्री का अनुमान लगा सकता हूँ। अभी आपने जो फोन नंबर डायल किया है वह बंद है। अगले पूरे दिन बान दुए दुए बिना किसी कारण के हमेशा उदासी और क्रोध की स्थिति में थी। मैंने आग में घी न डालने की कोशिश करते हुए सावधानी से उससे परहेज किया। उस दोपहर तक उसे कोई फोन नहीं आया था। पहले तो उसने बहुत कठोरता से बात की, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। वह जोर से हंस पड़ी। उसके चेहरे पर धुंध गायब हो गई और उसकी आवाज शाम को खुश हो गई। मैंने चावल को अंडे और सॉसेज और गोभी के सूप के साथ पकाया। ऐसा लग रहा था कि वह अपना वजन कम करने की योजना भूल गई है। ऐसा लग रहा है कि खाने के बाद उसे विवेक का एहसास हुआ और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया अफसोस भरी आवाज के साथ। भविष्य के पियानोवादक के हाथों को रसोई में कुचल दिया गया। क्या पाप है? मैं मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। टन जियान गो नाम के व्यक्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। बैंग ड्यू ड्यू अभी भी संगीत अकादमी में नाममात्र की छात्रा है। वह स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और लड़कों द्वारा पसंद की जाती है। मैंने कुछ प्यार करने वाले लड़कों को उसके लिए लड़ते देखा है। क्या ड्यू ड्यू जैसी महिला को उदासीन बना सकता है? मुझे आश्चर्य है कि यह व्यक्ति कितना कुशल है। भोजन के बाद ड्यू ड्यू की तलाश में कई फोन कॉल आए। वह अभी भी अपने चेहरे की देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए मुझे फोन का जवाब देना पड़ा। मैंने जवाब में केवल इतना कहा, ड्यू ड्यू, वह घर पर नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता। रात 9 बजे के बाद फोन की घंटी बजना पूरी तरह से बंद हो गई। मैं अध्ययन करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। ड्यू ड्यू मेरे पीछे आया। उसने एक गिलास वोदका डाला और मेरे बगल में बैठ गई। उसने अभी अभी नहाना खत्म किया था। उसकी कमर तक उसके लंबे काले बाल अभी भी गीले थे, जिससे वह बहुत सुंदर लग रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मैंने उसे बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे अचानक थोड़ा अजीब लगा। ड्यू डुए, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या, प्रिय? उसने अंततः अपना मुंह खोला। यदि किसी दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाए, तो कृपया मेरे अवशेषों को चीन वापस लाना याद रखें। ड्यू ड्यू, मैं बेहद आश्चर्यचकित थी। एक पल के लिए मैं केवल अपना मुंह खोल सकी, लेकिन अवाक रह गई। ड्यू ड्यू के शब्दों का मतलब है कि प्यार के क्षेत्र में मैं कागज की एक खाली शीट की तरह हूँ। वह अक्सर मुझे चिढ़ाती है,
पूरे दिन व्यर्थ में 22 साल जीने के लिए मेरी आलोचना करती है। मैं थोड़ा उदास महसूस करता हूँ, सिर और छोटी लड़की ने कहा, क्या आप मुझे दोष दे सकते हैं? क्योंकि मुझे जो पसंद है वह अभी तक सामने नहीं आया है। ड्यू ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा। आपको किस तरह का व्यक्ति पसंद है? मुझे बताने का प्रयास करें। मैं किसी भी चीज पर ध्यान देने में आपकी मदद करूंगा। मैंने किताब अपने हाथ में रखी और एक पल के लिए सोचा। सबसे पहले वह सुंदर होना चाहिए। फिर उसका आईक्यू कम से कम 120 से अधिक होना चाहिए। और क्या? ड्यू होंठ दबाने की कोशिश कर रहा है, एक मुस्कान। हाँ, वह वफादार होना चाहिए, भले ही पानी की 3000 धाराएं हों। वह केवल मुझसे प्यार करेगा। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया मेरे जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। हे भगवान! ड्यू जोर से हंसा। और भी बहुत कुछ है। मेरा चेहरा अभी भी गंभीर था और मैंने एक और वाक्य जोड़ा। उसके पास एक सेक्सी, चुंबकीय आवाज होनी चाहिए और उसे 5 भाषाओं में आई लव यू कहना आना चाहिए। ड्यू इतना हंसा कि वह मुश्किल से ही कह सका, कहाँ? यह वास्तव में उबकाई देने वाला है। मैंने उसे अब और नहीं छेड़ा। उसकी आस्तीन खींची और धीरे से पूछा, बैंग ड्यू, मैंने सच कहा। तुम्हारे बारे में क्या? आप किस तरह का व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं? मुझे। ड्यू ने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली। उसने अपना सिर झुकाया और चुप रहकर अपने हाथ में अंगूठी घुमाई। यह 3 रंगों वाली अंगूठी है। जब से मैं यूक्रेन आया हूँ, अंगूठी हमेशा उसके हाथ में रही है। ड्यू ने कहा, यह इस वसंत में लॉन्च की गई कार्टियर की सबसे नई शैली है। मैं गहनों से परिचित नहीं हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि अंगूठी कुछ खास नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह इतनी महंगी क्यों बिक रही है। घंटी बजाई और सावधानी से पूछा, क्या यह सच है? क्या यह आपकी सच्ची नियति है? उसे कौन जानता है? ड्यू ने अंगूठी पहने हुए हाथ को अपने चेहरे के सामने उठाया और रोशनी के नीचे चांदी की सफेद चमक के साथ गुलाबी सोने के रंग के साथ अंगूठी को घूरते हुए देखा। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ उसके साथ, जब तक वह मेरे प्रति वफादार है। मुझसे झूठ मत बोलो। उसके पिछले प्रेमी को याद करते हुए मैंने तुरंत उसे सांत्वना दी। तुम इतनी सुंदर हो, कौन तुम्हें धोखा देने की हिम्मत करेगा? तुमसे झूठ बोलूंगा? हुन्हा। ड्यू मंद मंद मुस्कुराया। आप नहीं समझते, इसका सुंदरता या कुरूपता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह है कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं। मर्दों में अच्छे लोग नहीं होते, वे हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं। क्या बात है? ड्यू ने अपनी आवाज लंबी की। मेकिंग सेक्स। मैं एक पल के लिए भयभीत हो गया। ड्यू ने दरवाजा बाहर धकेल दिया, जिससे मैं मेज पर ढेर सारे रूसी अभ्यासों के साथ अकेला रह गया। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे दिमाग में एक भी शब्द लाओ। समय बहुत तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही अक्टूबर का अंत हो गया। हेलोवीन दोपहर। ड्यू महिला पिशाच पोशाक के 2 सेट वापस लाए। विक्टोरियन शैली के काले वस्त्र के अलावा उनके पास नकली नुकीले दांत भी थे जो बिल्कुल उनके जैसे दिखते थे। सच में, मैंने अपने नुकीले दांत अपने मुंह में दबा लिए और शीशे से देखा। अचानक जोर से हंसने लगा। बैंग ड्यू ने अपने काले बालों को सुनहरे रंग में रंगा, रोलर्स का उपयोग करके अपने बालों को कर्ल किया। इंटरव्यू विद द वैम्पायर मेरी पसंदीदा फिल्म थी। वह ब्रैड पीट को पसंद करती है और मैं टॉम क्रूज पर मोहित हो गया हूँ। जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे तुरंत पता चल गया कि छोटी लड़की क्लाउडिया लुइस के साथ गुप्त रूप से प्यार में बड़ी नहीं हो सकती। लेखिका एनी राइस का उपन्यास 1973 में लिखा और प्रकाशित हुआ 1976। ब्रैड पिट, कर्स्टन डंस्ट, एंटोनियो बैंडेरस,
क्रिश्चियन स्लेटर और टॉम क्रूज अभिनीत इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म का प्रीमियर 1994 में हुआ था। आपका लुइस कहाँ है? क्या वह तुम्हें लेने आया था? मैंने उसके बालों को सुखाने में मदद करने के लिए हेयर ड्रायर पकड़ लिया। ड्यू का आईलाइनर हाथ अचानक बंद हो गया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक जटिल हो गई, लेकिन उसने अभी भी अपने होठों पर मुस्कान रखी। क्लाउडिया की मृत्यु कैसे हुई? क्या तुम्हें याद है? पिशाच बाहर प्रकाश में नहीं जा सकते। एक बार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर वे राख में बदल जाएंगे। इसलिए क्लाउडिया में सच्ची भावनाएं बिल्कुल नहीं हो सकती। हे भगवान, मैं रोने वाला हूँ। आप जानते हैं कि माहौल कैसे बनाना है। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे यह भी पता है कि मियाओ लोगों के पास एक कीट है। जब तक यह आपको जीवन भर छूता रहेगा, आपके मन में कोई भावना नहीं होगी। क्या आप प्रयास करना चाहेंगे? किसने कहा कि? वेस्ले? ड्यू ने अपना सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी उदास थीं। क्या यह सच है कि उस तरह का कीट मौजूद है? वेस्ले हांगकांग के लेखक ने खोंग की विज्ञान कथा कृति में मुख्य पात्र है। मैंने अपना मुंह बंद रखा और जारी नहीं रखा। चाहे मैं कितना भी मूर्ख क्यों न हो, मैं देख सकता था कि ड्यू और उसके प्रेमी के बीच कोई समस्या थी। कमरे में केवल हेयर ड्रायर की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। जाने से पहले ड्यू ने अपने कपड़े बदले। इस समय उसका चेहरा सफेद था, उसकी पलकें नीले मेकअप से रंगी हुई थी और उसके होंठ लाल नीले आईलाइनर की तरह दिख रहे थे। दिल उसकी दाहिनी आंख के कोने पर एक आंसू की बूंद जितना छोटा था, जिससे उसका चेहरा और भी सुंदर हो गया। मैं अपनी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। बहुत सुंदर। ड्यू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैंने ड्यू के हाथ को धक्का दिया और उत्तर दिया, मेरी अलमारी को देखो। जीन्स अभी भी जीन्स है। बाहर जाना शर्मनाक होगा। ड्यू ने मुझे ढकने के लिए बिस्तर पर सफेद कंबल खींच लिया। तब आप सिर्फ सदाको होने का नाटक कर सकते हैं। मैं इतना डर गया था कि मैं 2 कदम पीछे हट गया। मत करो। मुझे सदाको के साथ मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। इससे पहले 1 महीने से अधिक समय पहले फिल्म द क्रूएल सर्कल देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई टीवी देखो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कुछ सामने आ जाएगा टेलीविजन से। साकाडो क्लासिक जापानी हॉरर फिल्म रिंगो द रिंग में एक पात्र है। फिल्म की सामग्री यह है कि जो कोई भी साकाडो के अभिशाप वाले वीडियो टेप को देखेगा, 7 दिनों के बाद मर जाएगा। बचने का एकमात्र तरीका दिखाना है टेप किसी और को। अंत में मैंने ड्यू से एक लेस शर्ट और लंबी मखमली पैंट पहनी। उत्सव में भाग लेने के लिए अपना चेहरा खुला छोड़ दिया। हैलोवीन पार्टी आज रात एक समुद्रतीय विला में आयोजित की गई थी, जिसमें देश में रहने वाले और काम करने वाले चीनी व्यापारिक समुदाय के कई संभ्रांत लोग और कई अलग अलग नस्लों और पहचान वाली सोने की खोज करने वाली लड़कियां शामिल थी। कम से कम 1 दर्जन पिशाच 18 सफेद कपड़े पहने हुए सदाको होने का नाटक कर रहे थे। ड्यू फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि ध्यान आकर्षित करने की उसकी पहल पूरी तरह से विफल हो गई थी। आधी रात तक हर कोई पागल हो गया था। हर जगह खुशी और खुशी का माहौल था। ड्यू ने अपना कोट उतार दिया। अंदर उसने एक छोटी लाल मखमली पोशाक पहनी थी। वह बहुत उत्साह से नृत्य कर रही थी, एक साथी से दूसरे साथी में बदल रही थी। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। उसकी आंखों के कोनों पर नीले आंसू चमक रहे थे। शायद यह बहुत अधिक शराब पीने या लंबे समय तक मास्क पहनने के कारण भी था। मुझे थोड़ा सिरदर्द और सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। मैं चुपचाप लिविंग रूम से बाहर चला गया। बाहर गुफा के गलियारे में चलते हुए मुझे पता चला कि अंत में एक अध्ययन कक्ष था, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर छत पर कोई रोशनी नहीं थी, केवल एक मंद दीवार लैंप था।
जिससे चारों ओर सब कुछ स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। मैंने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर अंदर डाला, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं था। इसलिए मैं बैठने और आराम करने के लिए जगह ढूंढने के इरादे से अध्ययन कक्ष में चला गया। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने अपने ठीक बगल में एक पियानो देखा। पियानो के मुख्य भाग पर ब्लूथन शब्द थे जिसने मेरा सारा ध्यान आकर्षित किया। यह वह ब्रांड है जिसका सपना पियानो वादक देखते हैं। मैंने इसे कई बार देखा है लेकिन इसे कभी छुआ नहीं है। यह आकर्षण मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन खोला और परीक्षण करने के लिए कुछ चाबियां दबाईं, ध्वनि और फिर धीरे धीरे एक परिचित गीत प्रस्तुत करें। आज रात मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार का जश्न मनाता हूँ। ऐसा करना स्वाभाविक लगता है। आज रात कोई भी हमें ढूंढने वाला नहीं है। हम दुनिया को अपने पीछे छोड़ देंगे। अभी के लिए मुझे यह गाना हमेशा पसंद आया। मैंने तुरंत संगीत के साथ गुनगुनाया, आज रात हमारी आत्माएं चढ़ेंगी हीरो से भरे आकाश की ओर, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज रात मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार का जश्न मनाता हूँ। अंधेरे में अचानक एक हल्की सी हंसी आई। जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो भाग्यशाली कौन है? मैं चौंक गया। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया और पियानो की आवाज भी बंद हो गई। मैंने इस आवाज को पहचान लिया, वह आवाज जो मेरे सपनों में कई बार आई, मुझे उस खूनी दुःस्वप्न से बाहर ले आई। आप कौन हैं? मुझे अंधेरे में हल्की सी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। सोफे पर खड़ा हो गया। मुझे मेरा नाम बताओ। तुम कब तक याद रखोगे? उस आदमी ने अपने होठों पर सिगरेट रख ली। यह गाना इतना पुराना है, मुझे नहीं पता कि कितने सालों से मैंने इसे फिर कभी नहीं सुना। पहली बार मैंने इसे 10 साल पहले सुना था। यह अवर्णनीय रूप से दिल को छू लेने वाला था। मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मैं बस चुप रहा और स्तब्ध होकर उसकी बातें सुनता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे मैं सम्मोहित हो गया था। वह करीब आया और मेरी ओर झुक गया। उसके पूरे शरीर से चमड़े और तंबाकू की मिश्रित गंध आ रही थी, जिससे मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी उंगलियां चाबियों पर घूम रही थी, जिससे अराजक ध्वनियां पैदा हो रही थी। प्रिय, कृपया फिर से बजाओ, उसने कहा। मैं निश्चल बैठा रहा। तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा। उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर फिसल गईं। उसकी गर्म सांसें मेरे कान के पीछे सबसे संवेदनशील जगह पर चली गईं। उसकी सांसों से हल्की हल्की शराब की गंध आ रही थी, जिससे मेरे हाथ पैर कमजोर हो गए और मेरा पूरा शरीर कमजोर हो गया। अचानक कमरे में कुछ चटकने की आवाज आई और छत पर रोशनी तेज हो गई। एक सेकंड के चकाचौंध होने के बाद मैं तुरंत स्तब्ध रह गया। मेरा चेहरा और उसका चेहरा केवल 30 सेंटीमीटर अलग थे। उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थी जिसने दिन के उजाले में भूत देखा हो। मेरा मानना है कि मेरा चेहरा भी कम प्रतिस्पर्धी नहीं है। जो व्यक्ति मेरे सामने है वह वही व्यक्ति है जिससे मैं 1 दर्जन दिन पहले सड़क पर मिला था। वह चीनी व्यक्ति जो उस उग्र लड़की को चला रहा था जिसे मैंने उसे सौंपा था। बान ड्यू ड्यू खड़ा है, दरवाजा अपनी उंगली से इशारा करते हुए अभी भी स्विच ऑन रखा हुआ है। उसका मुंह ओ आकार में खुल गया। वह आदमी सीधा खड़ा हो गया और मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। तो यह आप हैं। मैं अभी भी ड्यू ड्यू से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह दरवाजा बंद करके खड़ी थी। उसकी बड़ी गोल आंखें हल्की सी झुकी हुई थीं। वह मंद मंद मुस्कुराई। टन जियान गो, क्या आपका स्वाद बहुत ज्यादा है? सब्जियां और मांस मत छोड़ो। क्या आपको डर नहीं है कि बहुत अधिक खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा? हो ना? टन जिया एनजीओ। मेरी यादों के सभी टुकड़े धीरे धीरे एक साथ आ गए। मैंने अपना सिर झुका लिया, जैसे मैंने 5 मसालों का एक जार गिरा दिया हो। मीठा, खट्टा,
नमकीन और सभी एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। यह दुनिया वास्तव में बहुत छोटी है।